बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माहिर मोहम्मद मज़हर काठिया और आप मौजूद हैं इस वक्त मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। द बैंक ऑफ पंजाब ने बीओपी सोलर सिस्टम का आगाज़ कर दिया है, जिसके लिए हर जगह से पाकिस्तान भर से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं तो आप भी सोलर हासिल करने के लिए अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त के लिए आप बीओपी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप लिखेंगे बीओपी सोलर एप्लीकेशन, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस तरह ये नज़र आ रही है आपके सामने आ जाएगी। आप इस एप्लीकेशन को कंप्यूटराइज या हाथ से लिखकर फिल करा सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन आप कंप्यूटराइज फिल कराना चाहते हैं तो आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आकर रब्ता कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन फ़िल कर दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको समझा भी देता हूं कि आपने एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है। एप्लीकेशन का पहला हिस्सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल है, यानी कि आपकी ज़ाती मालूमात आपसे यहाँ तलब की जाएंगी। पहले मिस्टर, मिसेज़ और MS और MSc लिखा रहा है, यहाँ पे आपने मतलूबा कैटेगरी लिख देनी है। जैसे कि आप मिस्टर हैं तो यहाँ लिख सकते हैं फ़र्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। जैसे कि नाम मेरा मोहम्मद मज़हर है तो मैं यहाँ पे मोहम्मद और लास्ट में मज़हर लिख दूँगा। अगर आपका नाम 3 जो है वर्ड पर मुश्तमिल है तो आप पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ लिख सकते हैं। अगली लाइन में फादर हस्बैंड नेम आ रहा है। अगर आप के वालिद मोहतरम हैं तो उनका आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। अगर जैसे कोई औरत अप्लाई कर रही है तो वो फिर अपने यहाँ शोहर का नाम लिखेगी। तो यहाँ आप अपने, जैसे कि मैं अपने मोहम्मद मज़हर हूँ तो मैं अपने यहाँ वालिद का नाम लिख दूँगा और यहाँ पे आप अपनी वालदा का जो नाम है वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर आ गया। जेंडर में अगर आप मेल हैं यानी मर्द हैं तो यहाँ टिक कर दें, अगर फीमेल है तो यहाँ टिक कर दें। नेशनैलिटी में आपने अगर पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान पे टिक कर दीजिए और अगर फॉरेन नेशनल हैं तो आप दूसरे सेल पर टिक कर दीजिए। आगे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे अपना डेट लिखेंगे, यहाँ मंथ और यहाँ पर अपना साल के इंदराज कर देंगे। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे अपनी शादीशुदा हैं, कंवारे हैं या कोई और कैटेगरी है तो आप मुतलका जैसे कि शादीशुदा या गैर शादीशुदा में से जो भी कैटेगरी आपकी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे CNIC नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपका लेटेस्ट यानी कि नया शादी कार्ड जैसे कि पुराने होते थे तो उनका कोड से मुतफरक होता था, तो यहाँ NIC यानी कि जो आपके पास मौजूद शादी कार्ड है उसका नंबर आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपके पास ओल्ड शादी कार्ड भी मौजूद है तो आप उसका NIC नंबर आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। अगले लाइन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपसे यहाँ तलीम तलब की जा रही है। आप इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बिलो मैट्रिक है, मैट्रिक से कम है, बिलो मैट्रिक बट मैट्रिक आर अबव यानी कि इस कैटेगरी में है तो आप यहाँ टिक कर देंगे। अगर ग्रेजुएट हैं तो इसमें और अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस खाने में टिक कर देंगे। उसके बाद करंट हाउस स्टेटस, आपका मौजूदा जो घर है वो आपकी मलकियत में है, किराए पे है या आप किसी पेरेंट के साथ रह रहे हैं या कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, तो आप इस मुतलका तमाम कैटेगरीज़ में से आप जो है वो उसका इंतखाब करके लिख सकते हैं। यानी कि ओनर मलकियत ज़ाहिर कर सकते हैं, अगर किराएदार हैं तो यहाँ पे, अगर वालिदैन के साथ रहें तो यहाँ पे और अगर कंपनी की तरफ से फराहम किया होता आप यहाँ लिख सकते हैं। टाइप ऑफ अकोमोडेशन यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं वो घर है, अपार्टमेंट है या पोर्शन है, तो आप इसमें से मुतलका आप इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इफ़ रेंटेड, अगर आप किराएदार हैं तो आप कितना रेंट अदा कर रहे हैं वो आप यहाँ रकम लिख सकते हैं। जैसे कि 15,000 अदा कर रहे हैं तो आप यहाँ 15,000 लिख सकते हैं। आगे प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस है, यानी कि आपका जो मौजूदा पता है वो आपने यहाँ दर्ज करना है। अपना हाउस फ्लैट नंबर यहाँ पे लिखना है, गली नंबर आपने यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद जो आपका एरिया मेन चौक मिलता है वो आपने यहाँ लिखना है। सिटी डिस्ट्रिक्ट का इंदराज आपने यहाँ करना है, प्रोविंस अपने सूबे का इंतखाब यहाँ करना है और उसके बाद अपना टेलीफोन, मोबाइल नंबर और ईमेल आपने यहाँ लिख देनी है। उसके बाद आपसे 2 पते मांगे जाएंगे। लिविंग एट प्रेजेंट एड्रेस, प्रीवियस रेजिडेंटल एड्रेस, इफ़ प्रेजेंट एड्रेस लेस दैन 3 ईयर, यानी गुज़श्ता आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का 3 साल हो चुके हैं तो आप जो गुज़श्ता एड्रेस है यानी कि जहाँ अब मौजूद हैं इससे पहले अगर आप कहीं 3 साल पहले रह चुके हैं तो आपका यहाँ लिखेंगे। यहाँ तरीक़ाकार वही है, यहाँ आपने सारे के सारी जो है ना मालूमात देनी होती है। हाउस नंबर आ रहा है ये लिख दें, स्ट्रीट आ रही है, उसके बाद वही मेन कस्बा टाउन वो आ रहा है और उसके बाद आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है आ रहा है वो आप यहाँ लिख देंगे और प्रोविंस सूबा आप यहाँ लिख देंगे। टेलीफोन, मोबाइल नंबर आप ये सारा का सारा जो है ना वो इंदराज कर सकते हैं और इसके साथ अपनी ईमेल भी लिख सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंटल एड्रेस एज़ पर CNIC, यहाँ पर आप अपना जो परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस जो कि आपकी शनाख्ती कार्ड पर दर्ज है आप वो अब यहाँ लिखेंगे एज़ पर NIC, तो वो भी वही है, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, कस्बा और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका जो प्रोविंस सूबा जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं।
नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, आपके बच्चे कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, आपकी तादाद यहाँ पे लिखनी है। अगर आपके रिश्तेदारों में से बच्चे आप ले पालक पाल रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखने हैं। दोनों की तादाद को जमा कर लेना है और दोनों को आपने यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आपसे ऑक्यूपेशन आपसे मांगा जा रहा है कि आप तनख्वाहदार हैं, बिजनेस पर्सन, प्रोफेशनल हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। अपनी मुतल्लिका कैटेगरी का इंतखाब करते हुए आप तीनों में से किसी भी एक सेल में चेक कर देंगे। अब एप्लीकेशन का दूसरा हिस्सा एम्प्लॉयमेंट डिटेल फॉर सैलरीज पर्सन और एप्लीकेशन का तीसरा हिस्सा बिजनेस डिटेल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन प्रोफेशनल, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगर तो आप तनख्वाहदार हैं तो आप पहले सेल को फिल करेंगे। अगर आप दूसरे हिस्से से तल्लुक़ रखते हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन है और प्रोफेशनल है तो फिर आप इस हिस्से का इंतखाब करते हुए मुकम्मल करेंगे। पहले हिस्से में अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप तमाम तर मालूमात यहाँ दर्ज करेंगे। यहाँ आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, नेचर ऑफ बिज़नेस कि आप जिस पर्सन में काम कर रहे हैं एज अ पर्सन उस कंपनी में कौन सा काम किया जाता है, कारोबार की नोयत क्या है वो आप यहाँ लिखेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आप अपनी जो है टाइप फ्राम करेंगे कि मल्टीनेशनल है, बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, लिस्टेड कंपनी है। इन मुतल्लिका कैटेगरी में से आपने अपनी कंपनी के मुताबिक टिक कर देना है। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस है आपका, जो पता है आपका वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है आपसे, आप डिपार्टमेंट लिख देंगे। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर और पर्सनल नंबर ये दोनों पूछे जा रहे हैं, ये भी आपने लिख देने हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, परमानेंट हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या जो भी हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका ग्रेड कौन सा है आपने यहाँ लिखना है। डेजिग्नेशन आपका ओहदा क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने जिस दिन से साल महीने से आपने कंपनी को ज्वाइन किया है वो आप यहाँ लिख देंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट, एक्सपायरी ऑफ कंट्रैक्ट, जब अगर आप तो कंट्रैक्ट बेस मुलाजिम हैं तो जब आप कंट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो आप यहाँ डेट लिख देंगे यानी कि दिन, महीना और साल के हिसाब से। लेंथ ऑफ सर्विस विद प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि अगर आप गुज़श्ता को कंट्रैक्ट चलता रहा है तो आप इसकी डिटेल यहाँ लिख देंगे कितनी साल पर मबनी थी। ओवरऑल लेंथ ऑफ सर्विस करंट, जो आप मौजूदा कंट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसकी मुद्दत कितने साल तक चलने वाली है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सैलरी रिसीव थ्रू, यानी कि आप जो अपनी तनख्वाह है वो किस तरह हासिल और वसूल कर रहे हैं। अगर तो आप बैंक अकाउंट के ज़रिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर आप बजरिया चेक आपको मिल जाता है अपनी सैलरी तनख्वाह की सूरत में तो आप यहाँ पे कर देंगे। अगर आपको नकद दी जाती है तो आप यहाँ पे करेंगे। अगर तो आपको बैंक अकाउंट के ज़रिए मिलती है तो फिर आप अपनी बैंक ब्रांच का नाम लिखेंगे और बैंक अकाउंट नंबर लिख देंगे। अब एप्लीकेशन का तीसरा हिस्सा, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरी कैटेगरी से तल्लुक़ रखता है। पहली था एम्प्लॉइज़ और दूसरी है बिजनेस डिटेल। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर्सन नहीं हैं बल्कि एज आ बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल है तो आप इसको फिल करेंगे। इसको फिल करने का भी तरीका गुज़श्ता कार की तरह ही है, बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। या नेम ऑफ बिजनेस कंसर्न आप यहाँ लिख देंगे, अपनी तंजीम का नाम जिसमें काम कर रहे हैं। टाइप ऑफ बिजनेस में आप प्रॉपर्टरशिप, पार्टनरशिप, प्रोवाइड एलटीडी डॉट को, पब्लिक एलटीडी डॉट को, अदर, जो भी आपकी कंपनी है इसमें से आप किसी एक का चेक को लगा देंगे। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट जब से कायम है उस साल को लिख देंगे। उसके बाद बिज़नेस कोड, आपकी कंपनी को जो अलॉट किया गया है नंबर वो आप यहाँ लिख देंगे। बिज़नेस एड्रेस क्या है वो आप अपनी कंपनी का पता यहाँ पे लिख सकते हैं, या आपका ऑफिस है तो आप इसका पता लिख सकते हैं। इस बिज़नेस प्रेमिसेस ओनेड रेंटेड, अगर तो आप मालिक हैं तो यहाँ टिक करेंगे। अगर आप किसी के थ्रू काम कर रहे हैं किराए के ज़रिए या आपका जो मुश्तरका है तो रेंटेड में आप कर सकते हैं। इस बिज़नेस प्रेमिसेस में से आप ओनेड या रेंटेड जो भी हैं ये टिक कर सकते हैं। इफ़ रेंटेड मंथली रेंट, अगर आप रेंट पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आप कितना किराया दे रहे हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। परसेंटेज शेयर होल्डिंग इन बिज़नेस, जितने भी आपका शेयर बनता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ बिज़नेस, होल सेल है, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो कारोबार की जो नीयत, अगर होल सेल वाला कारोबार है तो यहाँ, अगर रिटेल का है यहाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्ट बनाने का है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इनमें से तल्लुक़ नहीं रखती कोई और कैटेगरी तो आप अदर पे टिक कर सकते हैं। आर यू ए मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, अगर तो आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहे हैं तो आप हाँ में टिक कर दें, अगर नहीं रहे हैं तो नो कर दें। अगर रहे हैं तो उसकी आप थोड़ी सी डिटेल देंगे कितने साल तक आप रह चुके हैं वो आप ये लिख सकते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, अगर आप मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप मेंबर रहे हैं तो यहाँ पे आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन उसका लिख देंगे, नाम और एसोसिएशन लिख देंगे उसकी। और उसके बाद प्रीवियस बिजनेस एड्रेस, अगर पहले आप जहाँ पे मेंबर रह चुके हैं उसका एड्रेस लिख देंगे और उनका टेलीफोन लिख देंगे। अब एप्लीकेशन का जो चौथा हिस्सा है वो है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा
कि आप कर्ज़ा तो लेना चाह रहे हैं लेकिन आपका ज़रिया मुआश यानी कि आमदनी क्या है, आपको इनकम कहाँ से आती है। जैसे कि अब आप यहाँ बताने वाले हैं फ़िनांशियल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी मुआशी लिहाज से जो भी आपकी इनकम कहाँ से आपको आ रही है उस हवाले से मालूमात देने वाले हैं। ग्रॉस मंथली सैलरी इनकम, आपकी जो ग्रॉस आपको रकम हासिल होती है वो आप यहाँ लिख देंगे। तनख्वाह की सूरत में जो हासिल हो रही है, मंथली डिडक्शन कितनी अभी कटौती हो जाती है वो लिख देंगे। मंथली टेक होम सैलरी नेट इनकम, अब इन दोनों में से आपने डिडक्शन करने के बाद आपने मंथली टेक होम सैलरी में जो रकम बच रही है वो यहाँ लिख देंगे। अदर वेरीफाइबल इनकम RS, जो भी आपकी यानी कि तनख्वाह के अलावा आपके कोई ज़राए हैं अगर उससे भी रकम हासिल हो रही है तो आप यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को जमा करने के बाद इसमें से डिडक्शन को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो रकम बच रही है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। आर यू BOP कस्टमर, यानी कि आप क्या BOP के खातादार हैं, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। इफ़ यस योर अकाउंट नंबर, अगर तो आप खातादार हैं तो फिर यहाँ पे अकाउंट लिखिए, ब्रांच लिखिए यानी कि ब्रांच का नाम लिखना है। और उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट यानी कि करंट है या सेविंग है या टर्म डिपॉजिट है वो आप यहाँ लिखेंगे। मेंटेनिंग अकाउंट सेंस, अगर आप तो मिसाल के तौर पर टर्म डिपॉजिट है तो फिर आप कितने साल तक की रकम जो है वो वहाँ मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे आपने लिख देना है, या कर चुके हैं तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। एप्लीकेशन का 5वां हिस्सा रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट डिटेल पर मबनी है, जो कि वेंडर नेम यहाँ पे आप लिखेंगे, जो सोलर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसका नाम लिख देंगे। या आप अपने बैंक की जो ब्रांच है उससे भी हासिल कर सकते हैं कि वो आपको किस कंपनी से दिलवाएंगे। उसके बाद सोलर सिस्टम मॉडल, यहाँ पे सोलर सिस्टम का जो मॉडल नंबर है वो आप लिख सकते हैं, जो आप मंगवाने की कैपेसिटी, यहाँ पे आप तादाद ज़ाहिर करेंगे, आपको कितने वाट की कितने सोलर पैनल चाहिए यहाँ लिखेंगे। सिस्टम प्राइस यानी कि जो उसकी कीमत नर्ख मौजूदा है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप यहाँ नर्ख लिख देंगे। उसके बाद इक्विटी लिख देंगे और लोन अमाउंट यानी कि जितने का आपकी सोलर पैनल बन रहा है आप उसके हिसाब से जहाँ जितनी अदायगी उसको करना चाहते हैं बैंक से लेकर वो आप लोन अमाउंट यहाँ लिख देंगे। लोन टेनर पे आप जाके अपनी अदायगी का इंतखाब करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 या एप्लीकेशन का 7वां हिस्सा लोन डिटेल पर मुश्तमिल है, यानी अगर आपने पहले किसी बैंक से कर्ज ले रखा है तो अब आप उसकी डिटेल देंगे। और इसके साथ साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी भी मालूमात आप यहाँ लिख देंगे। अगर आप दोनों में से किसी एक या दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिर करेंगे। तो यहाँ पे लैंडिंग बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे आपने कर्जा ले रखा है वो यहाँ पे आएगा। पर्पस ऑफ जो लोन था वो लिखिए, टाइप लिखिए, डेट ऑफ लोन, एक्सपायरी डेट और लिमिट ऑफ लोन कितने साल का था वो लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग बैलेंस और मंथली इंस्टॉलमेंट स्टेटस रेगुलर, यानी कि आउटस्टैंडिंग आपको कितना बैलेंस दिया गया और आपने मंथली इंस्टॉलमेंट क्या दी है। और स्टेटस रेगुलर जो है वो आप अपने हवाले से दे सकते हैं कि आपकी वेल रही, गुड रही या बैड रही, यानी कि अदायगी के हवाले से मिस हुई है या नहीं है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज वो बैंक वाले वैसे भी आपका रिकॉर्ड लगाएंगे तो उनको पता लग जाता है कि आपने किस बैंक से कर्जा ले रखा है। इसके बाद दूसरा जो है डू हैव अ क्रेडिट चार्ज कार्ड, यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह रखते हैं तो आप इसके इशुएंस बैंक जिसका कार्ड है वो लिख सकते हैं, नाम उसका, कार्ड नंबर लिख सकते हैं, कार्ड की टैब लिख सकते हैं, क्रेडिट लिमिट कितनी लिमिट है कार्ड की, यानी कि जैसे आप उधार इस्तेमाल करते रहें वो लिख सकते हैं, मेंबर सिंस ईयर और कितने साल से आप मेंबर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है बकिया मतलब देने वाला है जो क्लियर कर चुके हैं तो आप इसकी डिटेल यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे जो इसी एप्लीकेशन का आखिरी सा समझ लें जिसे आप 7वां हिस्सा भी कह सकते हैं वो है रेफरेंस पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे 2 फ्री कैन का, यानी कि जो आपको प्रीफर करेंगे कि इस बंदे को अगर आप कर्जा देते हैं तो हम इसकी गारंटी पहला आप किसी ख़ानदान में से दे सकते हैं और दूसरा आप किसी ऐसे अब आप जो मतलब सरकारी मुलाजिम होता है उसका ज़्यादा देंगे तो आपका प्रेफर करता है। इसके साथ साथ या किसी बिज़नेस प्रोफेशनल बंदे का भी देंगे तब भी हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे ही बैंक की शराइत होती है कि ख़ानदान में से और यानी कि एक कोई सरकारी मुलाजिम जो अगर कोई है वो दे देता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप फैमिली मेम्बर में से 2 लिखते हैं तो देखा जाएगा आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है या नहीं, वो बात की बैंक डिटेल यानी कि बैंक की जो कंडीशन होती है उस पर मुश्तमिल होता है। 7वां हिस्सा कंट्रैक्ट पर मुश्तमिल है, यहाँ पे अब आप जो चीज़ें आपने फराहम की हैं आप इस चीज़ का जो तस्दीक नामा के तौर पे हलफ लेते हैं कि तमाम तर मालूमात ठीक हैं और बैंक आप अपनी तरफ से बताता है कि आपने ये हमारी शराइत ज़वाबित हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं और आपने जो मालूमात दी हैं वो आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये आपने कंट्रैक्ट पे सारा का सारा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे तारीख लिख देनी है। बाकी को जो हिस्सा है बैंक एप्लीकेशन का 8वां हिस्सा है जो
वो सारा का सारा बैंक खुद अपनी तरफ से पूरा करेगा। आपके एप्लीकेशन को देखा जाएगा, रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा, उसके बाद आपके कर्ज़ की मंजूरी दी जाएगी। इन तमाम तर मालूमात को देखने के बाद बैंक इस तमाम चीज़ों को पास करेगा। पास करने के बाद रिकमेंडेशन में आपको रिकमेंड डालेगा भी आपको कर्ज़ा मिलना चाहिए या नहीं। फिर आपने जो कंपनी मुंतखब की है आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपकी सोलर इंस्टॉलमेंट करा दी जाती है। ये तमाम का तमाम इससे जो बकिया है वो बैंक खुद आफ्टर रिव्यू के बाद अपना जायज़ा देकर इसे मुकम्मल कर देगा। बैंक रिलेटेड तमाम तरह की मालूमात और स्कीमों के हवाले से मालूमात के हवाले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यार का ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।